अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है जाहिद ने, घानापुर हैदराबाद, इंडिया से। जाहिद कहते हैं घानापुर के साथ ही हमारा एक छोटा सा गांव, जहां की एक बहुत ही मशहूर कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अजीज जब जवान हुआ था तो खुदा ने उसको कद काट, शक्ल सूरत इस तरह की दी थी कि गांव के लोग अजीज से जब भी मिलते ना सिर्फ उसकी जिसामत की तारीफ करते, उसके बालों की तारीफ करते, उसके चेहरे की तारीफ करते। जहां अजीज जिसामत और शक्ल सूरत का इंतहा का खूबसूरत और कड़ियल जवान था, वहीं पे बेइंतहा हंसमुख, प्यार से बात करने वाला, हंसने हंसाने वाला और एक जिंदा दिल नौजवान था। गांव के जितने भी लड़के सब उसके दोस्त इस वजह से बन गए थे, किसी के साथ भी उसकी दुश्मनी नहीं थी क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला शख्स था। कभी लड़ता झगड़ता नहीं था। अगर यार दोस्त कभी लड़ भी पड़ते तो उनको छुड़वाता और कहता यार मोहब्बत से रहो, 4 दिन की जिंदगी है, हंस के जियो। वहीं गांव में उसके वालिदैन ने उसकी परवरिश भी इस अंदाज में की थी कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था और ये एक ऐसा गांव था जहां पे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। जब भी रात को वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ता और उसके बाद जागता रहता, यहां तक कि पूरा गांव सो चुका होता। वो गांव जल्दी सोने का आदी था। शायद वाहिद उनमें एक अजीज ही ऐसा होता जो लेट तक जागता रहता और आखिरकार वो भी तारों को देखते देखते सो जाता। अजीज ना सिर्फ अपने गांव के कई लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी, बल्कि दूर दराज के गांव के अंदर भी उसका याराना था। लोग उसके बारे में कहते थे यार अजीज तो यारों का यार है। वहीं पे उसको एक सुबह इतला मिली कि साथ वाले गांव में उसका जो दोस्त है, उसकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। उसने अपना साइकिल निकाला और फौरी तौर पे नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। बहुत तेजी के साथ साइकिल चलाता हुआ वो पहुंचा था क्योंकि वो चाहता था कि इससे पहले वो उसको कब्र के हवाले कर दें, वो नमाज जनाजा में शिरकत हासिल कर ले। साइकिल को बहुत तेजी से दौड़ाता हुआ आखिरकार वो दूसरे गांव पहुंच गया और अभी नमाज जनाजा नहीं हुआ था। उसने नमाज जनाजा में शिरकत की और जब उसकी वालदा को कब्र में उतार दिया गया तो उसने अपने दोस्त से अफसोस किया, ताज़ियत की वालदा के जाने की, क्योंकि वालदा उसके निगाहों में ये था माएँ सबकी साझी होती हैं। और उसके बाद जब उसने देखा कि अब वक्त थोड़ा रह गया है, मुझे सफ़र भी करना है, वापस अपने गांव पहुंचना है। ये उन दिनों की बात है जब लोग जल्दी कोशिश करते थे अपने गांव पहुंच जाएं, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी लालटेन या इस तरह की चीज़ नहीं लेके आया था जिसकी वजह से उसको रास्ता नज़र आ जाता। इसलिए लोग रात को पैदल सफ़र तो कर लेते थे, लेकिन साइकिल वगैरह पे अगर हो तो वो कोशिश करते थे कि रोशनी ही रोशनी में वो जल्दी अपने गांव पहुंच जाए। दोस्त ने भी उसको इजाज़त दे दी और यूं वो अपने साइकिल पर रवाना हुआ। जब वो गया था उस वक्त भी काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन एक जनाजे में शिरकत करना था, इसलिए वो साइकिल को तेज़ी से भगाता हुआ पहुंच तो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसका जिस्म पसीने से भर गया था, वो थक गया था। लेकिन वापस आते हुए उसको महसूस हुआ अब तो ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है। उसने अपनी सारी ताकत जाते हुए इस्तेमाल कर ली थी, वापसी पे तो ताकत ही नहीं है। उसने कहा क्यों ना उस शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करूं जो एक किस्म का घना दरख्तों का जंगल सा बन गया था, जहां पे दरख्त ही दरख्त थे। इस तरह पहले ही मैं बहुत लेट हूं, रास्ते में ही अंधेरा ना पड़ जाए, मैं उस रास्ते की तरफ से जाता हूं।
दरख्तों के बने उन झुंड के दरमियान से साइकिल को चलाते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह पे उसको लगा कि वो काफी ज्यादा थक गया है, जैसे उसको कुछ देर तो आराम करना चाहिए। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वो चलते चलते एक पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा। साइकिल को उसने स्टैंड पे खड़ा किया और नीचे जमीन पर ही बैठ गया, इस अंदाज में कि उसने अपनी कमर उस पीपल के दरख्त के तने के साथ लगा दी। शायद गर्मी और जितनी तेजी से गया था उसी तेजी से वो वापस आ रहा था, इसी वजह से उसको लगा चलो कुछ देर आंखें बंद कर लेता हूं, इस तरह थोड़ा सुकून आ जाएगा और उसके बाद फिर से मेरे अंदर इतनी हिम्मत जमा हो जाएगी कि तेजी से साइकिल चलाता हुआ मैं घर पहुंच जाऊंगा। और उस वक्त उसकी निगाह दोनों टायरों पे पड़ी तो दोनों टायरों में हवा बिल्कुल मुकम्मल थी। वो इसलिए उसकी निगाह पड़ी थी क्योंकि वो चाहता था वापसी पे वो तेजी से साइकिल चलाए और तेजी से साइकिल चलाता हुआ गांव पहुंच जाए। तो चलो 5-10 मिनट आसानी पैदा हो जाएगी मेरे लिए, नींद भी ले लूंगा और थोड़ी सी थकावट भी दूर हो जाएगी, फिर तेजी से साइकिल चलाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा। और वो उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसको वहां पे सोए हुए कितनी देर हुई थी ये तो उसको नहीं पता, लेकिन उसकी आंख खुली तो बस अंधेरा इस हद तक फैल चुका था कि किसी भी लम्हे घुप होने वाला था। शायद 15-20 मिनट के बाद मुसलसल मुकम्मल एक घुप अंधेरा छा जाता। उसी लम्हे कि जैसे ही उसको मौसम एक अंधेरे का एहसास हुआ और वो जल्दी से उठने लगा, तो वो तेजी से जैसे ही उठ के खड़ा हुआ तो उसने देखा उसके साइकिल के थोड़े ही फासले पे एक औरत और उसके साथ शायद उसकी वो मां थी। उन्होंने गांव का लिबास पहन रखा था, लेकिन वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। जो नौजवान औरत उसको देख रही थी उसके साथ ही उसकी मां खड़ी थी और वो दोनों ही उसको इस अंदाज में देख रही थी कि ये कौन है। तो वो औरत बोली, जो शायद उम्र में बड़ी थी, है नौजवान, कौन है तू, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? वो जल्दी से उठ के खड़ा हो गया था और बोला, मेरा नाम अजीज है, मैं पास वाले गांव में रहता हूं। इस गांव में गया था, दोस्त की वालिदा फौत हो गई थी, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए वापस जा रहा था तो बस आंख सी लग गई। तो वो औरत जो उम्र में उस लड़की से काफी बड़ी थी वो बोली, ये मेरी बेटी है परी, हम भी यहां से गुजर रहे थे तो एकदम तुम्हें सोते हुए देखा तो रुक सी गई। मेरी बेटी बोली, मां इससे पूछ ले इसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कोई मुसाफिर लगता है तो हम इसलिए रुक गए, ये पास ही हमारा घर है, क्या किसी चीज की तुम्हें जरूरत है? तो बोला, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस कुछ लम्हों के लिए सोया था कि नींद इसलिए ले ली कि जिस्म थोड़ा सा थका हुआ सा था, अब मेरा जिस्म बिल्कुल फ्रेश है, मैं तेजी से साइकिल चलाऊंगा और घर पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपने साइकिल के करीब गया, उसको स्टैंड से जैसे ही हटाया तो देख के चौंकना हो गया कि उसके पीछे वाला जो टायर था उसकी हवा निकल चुकी थी। एकदम से वो परेशान सा हुआ तो वही औरत उससे बोली, क्या हुआ है? वो बोला, लगता है टायर पंचर हो गया है। वो बोली, हाँ यहां तो करीब भी कोई जगह नहीं है जहां से तुम पंचर लगवा सको, तो रुक जाओ, रात को यहीं रुक जाओ, पास ही हमारा घर है, सुबह चले जाना। वो बोला, नहीं नहीं मुझे घर पहुंचना है, मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे, मैं चलता हूं। और उसने साइकिल को स्टैंड से उतार के पैदल चलना शुरू कर दिया और हाथों से साइकिल को पकड़ लिया। वो चलता जा रहा और साइकिल भी साथ था और वो दोनों औरतें पीछे से उसको जाता हुआ देखती रह गईं। उसने गौर से देखा था वो जो छोटी वाली लड़की सी थी, जो जवान सी थी, जिसकी उम्र तकरीबन उतनी ही थी जितनी उम्र
अजीज़ की थी, लेकिन वो शक्ल सूरत की इंतहा की कहनी ये चाहिए बला की खूबसूरत थी। उसने ऐसी हसीनो जमी लड़की अपने गांव में नहीं देखी थी, लेकिन वो एक इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम करने वाला, ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाह से देखने वाला नौजवान था। इसलिए उसने एक निगाह तो उस नौजवान लड़की को देख लिया था जिसका नाम उसकी माँ ने परी बताया था, लेकिन दोबारा आंख उठाकर नहीं देखा। वो नहीं चाहता था कि वो गांव के लोग उसके बारे में अपनी राय कायम करें कि कैसा घटिया लड़का है जो बार बार घूर के देख रहा है। और यूं वो आगे की तरफ बढ़ गया। साइकिल को इसी तरह चलाते 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 पगडंडियों से गुजरते हुए वहीं पे ही तकरीबन उसने 20-25 मिनट का रास्ता तय किया होगा कि घुप अंधेरा सा हो गया। और पास ही जब वो उस पगडंडी से उस घर के करीब पहुंचा जो उसके दोस्त का घर था, तो शायद उसके दोस्त की उस पर निगाह पड़ गई थी, तो वो घर से निकल के चलता हुआ इसी तरफ आ गया और उसे देख के बोला, अजीज सब खैरियत है? इस वक्त कहां से आ रहे हो और साइकिल चला क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? वो बोला, यार इसकी लगता है पंचर हो गया है, क्या हवा निकल गई है। तो वो बोला, अरे भाई रुक जा मेरे पास रात को, अब तो रात होगी है, तो गांव जाएगा, सुबह चला जाए। उसने कहा, नहीं यार बस मुझे अभी जाना है, बस मैं निकलूंगा। अरे अच्छा रुक, कुछ खा पी के तो जा। उसने कहा, नहीं इतना टाइम नहीं है, खाने पीने में रुक गया और अंधेरा हो जाएगा, बस चलता हूँ। अच्छा एक काम तो करना, मैं अंदर से पंप लेके आता हूँ, हवा भर के तो देखते हैं, अगर हवा भर गई तो जल्दी से जितना इस साइकिल को चला सकता है चला लें, जहां हवा निकल गई तो फिर से पैदल चल लें। हाँ ये ठीक है। तो वो दोस्त अपने घर गया और वहां से हवा भरने वाला, हाथ से हवा भरने वाला पंप ले आया। दोस्त ने कहा, रुक मैं हवा भरता हूं। दोस्त ने हैंडपंप के साथ जब उसके साथ हवा भरी तो पिछले टायर में इस तरह हवा भर गई कि अभी हवा निकल नहीं रही थी। उसने कहा, यार अभी तो भर गया है टायर में हवा, इसको तेजी से चला तो तू जल्दी पहुंच सकता है, जितना भी तेरा फासला तय हो गया, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो पैदल चलनी जिस तरह भी चलता हुआ जा रहा था। उसने कहा, यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका शुक्रिया अदा किया और साइकिल पे बैठा, पैडल मारा और तेजी से साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। उसको मुसलसल फिक्र थी कि जैसे ही साइकिल भारी हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। अभी उसके दोस्त ने जो हवा भरी थी, कुछ ही वो दूर गया था कि साइकिल बेहतरीन तेजी के साथ चलता हुआ जा रहा था। उसके पांव में, पिछले टायर में हवा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आगे जैसे ही वो पहुंचा तो उसका साइकिल इस तरह भारी हो गया कि अब चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसको लगा कि अब हवा निकल गई होगी, अब रुकना पड़ेगा। उसने साइकिल जो तेजी से चला रहा था इतना भारी हो गया था, वो रुक सा गया। जैसे ही उसका साइकिल रुका तो उसने नीचे उतरा और उसको बगैर पीछे देखे पैदल चलने लगा, साइकिल को भी हाथ से पकड़ के। तो एकदम से उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे, यार एक दफा देख तो लूं टायर की तरफ। उसने पीछे टायर की तरफ देखा तो ये देख के चौंक पड़ा कि टायर के अंदर हवा मौजूद है? टायर के अंदर जब हवा मौजूद है तो भारी क्यों हो गया साइकिल? इसलिए भारी हो गया, उसको महसूस हुआ था भारीपन कि पीछे हवा निकल गई होगी। अरे इसके अंदर तो हवा मौजूद है, लगता है पीछे शायद कोई गीली मिट्टी थी या क्या था जिसकी वजह से भारी हुआ है। वो दोबारा से साइकिल पे बैठा। जैसे ही साइकिल पे बैठा उसने साइकिल को चलाया, साइकिल फिर से आसानी से चल पड़ा। वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसका फिर से साइकिल भारी होना शुरू हो गया। अब वो जोर लगा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है क्या हुआ है मुझे, मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो गई है, साइकिल भारी हो गया है या क्या है, चल क्यों नहीं रहा। तो तब उसको महसूस हुआ नीचे मट्टी इस तरह की है जिसमें टायर फंस रहे हैं। उसने कहा शायद जो टायर फंस रहे हैं इसकी वजह से जोर लग रहा है। उसने मजीद जोर लगाया लेकिन थक सा गया और साइकिल इतना भारी हो गया कि उससे चलाना दो बार हो गया। वो कोशिश के बावजूद साइकिल को चला नहीं पा रहा था, यहां तक कि उसको फिर से नीचे उतरना पड़ा। उसने उतर कर देखा दोनों टायरों के अंदर हवा तो मुकम्मल है, लेकिन साइकिल अब भी बहुत भारी था। वो साइकिल पे नीचे उतर के उसको उसने स्टैंड पे लगाया और उसके टायर को उसने घुमाने की कोशिश की तो टायर शायद जाम हो रहा था।
वो समझ गया भारी इस वजह से हो रहा है, उसका जो पीछे वाला टायर है वो जाम हो रहा है, कुछ फंस गया था उसके अंदर क्या था। उसने उसको जोर लगा के बार बार चलाने की कोशिश की, आखिर उसका टायर चल पड़ा और फंसा हुआ था उसका टायर वो ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कोई मट्टी है पता नहीं क्या चला गया था उसके अंदर, वो चल पड़ा। अब गांव भी करीब आ चुका था, वो फिर से साइकिल पे बैठा, लेकिन गांव से कुछ ही फासले पे था कि फिर से साइकिल जाम हो गया। उसने कहा क्या मुसीबत है यार, ये साइकिल ने आज मुझे तंग कर मारा है, कल जाके इसको दिखाता हूँ मैकेनिक को। खैर वो नीचे उतरा, उसने पीछे भी नहीं देखा, साइकिल को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। गांव सामने आ चुका था, लेकिन अब वो पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गया था कि गांव के तमाम लोग सो चुके थे। वो आया, घर वाले यकीनन जाग रहे थे, परेशानी, माँ बाप परेशान थे कि अभी तक पहुंचा नहीं, कह के गया था मैं वापस आ जाऊंगा। दरवाज़ा खटखटाने पे उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल लिया। माँ परेशान होकर बोली बेटा सब खैरियत है ना? उसने कहा हाँ माँ, साइकिल ने परेशान कर दिया था इस वजह से लेट हो गया हूँ। उसने अपना साइकिल जाके खड़ा किया। माँ ने पूछा खाना? उसने कहा हाँ माँ खाना खाना है। माँ ने उसको खाना ला के दिया, उसने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के माँ से बोला अब आप सो जाएं, मैं सो जाऊंगा। खाना खा के वो अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो शदीद थका हुआ था। जैसे उसकी आदत थी, वो कुरान मजीद पढ़ता था, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ता था और उसके बाद लेटा रहता था। आज वो इतना थक गया था कि वो बिस्तर पर लेटते ही बगैर कुछ पढ़े सो गया। अगले दिन वो उठा कि साइकिल को चेक करवा लूं, क्या इसके साथ मसला बना हुआ है, क्या है। वहां उस गांव की छोटी सी वो जो एक अकलौती एक जगह पे दुकान बनी हुई थी, वो साइकिल को इस तरह चलाते हुए उसके पास लेकर गया और साइकिल उसके हवाले की। उसने कहा थोड़ी देर तक आकर ले जाना, मैं सारा चेक कर दूंगा। उसने उसको बताया कि यार कल इस तरह पीछे वाला पहिया फंस रहा था। उसी वक्त जब उसने कहा थोड़ी देर तक ले जाना, उसने कहा मैं आता हूं, मैं इतनी देर में एक दोस्त से मिल के आता हूं। वो उस गांव की अकलौती दुकान से निकला और चलता हुआ उस बाग के रास्ते उस तरफ जाना लगा जहां उसका दोस्त था। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा, उससे गपशप की। वहीं पे काफ़ी टाइम हो गया, बातों ही बातों में उसको पता ना लग सका कि टाइम काफ़ी हो गया है। तो एकदम से बोला यार शाम हो गई है, मैं निकलता हूँ, उसने दुकान बंद करनी होगी, अब तो मगरिब होने वाली है, वो दुकान बंद कर देगा, मेरा साइकिल उसके पास है। वो बोला यार कुछ नहीं होता, कल ले ली। उसने कहा नहीं यार, वो फिर भी ज़रूरत पड़ जाती होती है, तो मैं कल भी ले लेता, मसला कोई नहीं था, मैं अभी जाता हूँ। दोस्त से खुदा हाफिज करके उसी बाग के रास्ते से निकल के वो जैसे ही तेजी से चलता हुआ बाग के अंदर दाखिल हुआ, तो वहीं पे उसका सामना उसी औरत से हुआ जिसको वो पहले देख चुका था। एकदम से दरख्त से एक औरत निकली और बिल्कुल उसके सामने आ गई और वो उससे टकराते टकराते बचा। वो तेज तेज चल रहा था और जैसे ही वो उसके सामने आई तो उसी वक्त वो उससे टकराते टकराते बचा, लेकिन एकदम से रुक गया। उसने अपने वजूद को संभाला, पीछे हट गया और कहा मैं माजरत खा हूं, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन एकदम से जब उसके चेहरे पे निगाह पड़ी तो उसने उसको पहचान लिया। ये तो वही औरत थी, वही नौजवान लड़की थी जिसको उसने मां के साथ देखा था। तो वो उससे माजरत करने लगा था कि मैं आपको देखा नहीं, मैं आपसे टकराने लगा था। तो लेकिन वो उससे बोली लगता है आप जल्दी में हैं। बोला हाँ जल्दी में हूं, वो दुकान बंद हो जाएगी। एक सादा सा मासूम सा शख्स फौरी बोल पड़ा हाँ दुकान के लिए जा रहा हूं, बंद हो जाएगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, लेकिन जल्दी मुझे जाना है। अच्छा ठीक है तुम जाओ, कल मैं इसी जगह पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, हर सूरत में आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मुझसे क्या काम है? अभी नहीं, अभी तुम जल्दी में हो, कल आना। अच्छा ठीक है आओगे ना? हाँ हाँ आऊँगा। वो कह के चला गया, जल्दी से वहाँ पहुँचा। वो तकरीबन दुकान बंद ही करने लगा था, उसी के इंतज़ार में था कि यार तुम तो कह के गए थे। उसने उसको बताया मैं दोस्त के पास था। वो साइकिल लिया और चला गया। अगले दिन जब वो सुबह सो के उठा तो उसको याद आया कि किसी के साथ उसने वादा किया था, वादा तो नहीं जुबान दी थी उसको कि हाँ आऊँगा। यार ये तो वही औरत थी, लड़की थी जो अपनी माँ के साथ थी। उसने उसका नाम भी कुछ बताया था, उसको नाम भी भूल गया था। लेकिन मुझसे क्या कहना चाहती है, मुझसे क्या काम है? लेकिन ये भी बुरी बात है, कोई गांव का बंदा इस तरह देख ले, वो भी गलत होगा। तो ये क्या करना है?
खैर वो परेशान हुआ, लेकिन ज़ुबान दे चुका था। फैसला किया कि उससे मिलूंगा, लेकिन उसे कहूँगा कि किसी ने देख लिया तो गलत है, जो है जल्दी जल्दी बताओ। वो उसी टाइम जब मगरिब होने लगी थी, अंधेरा फैलने वाला था, वो बाग के अंदर पहुंच गया। उसी जगह पे जहां पे उससे वो टकराते हुए बचा था, उस जगह पे उसने उसको इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं पे औरत नजर ना आई। तो कुछ देर खड़ा रहा इस उम्मीद से कि अगर कहीं से आ जाती है मैं उससे मिलूं, लेकिन उसको डर था कि मैंने जुबान दी है इसलिए आ गया हूं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया कितना बुरा होगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ देर जब खड़ा रहा, उसने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं अपने वादे के, अपनी जुबान के हवाले से आ गया था, वो नहीं आई। वो जैसे ही जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, अजीज। वो एकदम आवाज सुन के चौंक पड़ा। वो आवाज उसी लड़की की थी। वो मुड़ा तो वो सामने लड़की खड़ी थी। वो बोला, मैं अब जाने लगा हूं, तुमने कहा था मैं आ गया, लेकिन तुम बहुत लेट हो, और वैसे भी गांव में किसी ने मुझे देख लिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बोली, हाँ मैं जानती हूं गांव वाले तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उस तरफ आ जाओ, वहां पे हमें कोई नहीं देखेगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ऐसा कभी किसी लड़की से मिला नहीं था। माना वो लड़की बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन वो एक शरीफ नफ्स इंसान था। लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलता हुआ उसी जगह पे पहुंच गया। ये एक ऐसी जगह पे जाके खड़े हुए जहां पे उनको कोई नहीं देख सकता था। वो बोला, हाँ अब जल्दी से बताओ क्या काम है। वो बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बात सुनो फिर चले जाना। मैं समझा नहीं, तुम मुझे कहना क्या चाहती हो? जो काम है जल्दी से वो काम बताओ ताकि मैं जाऊं यहां से। वो बोली, अजीज मेरी तरफ तो देखो, मेरे चेहरे की तरफ तो देखो। वो नजरें नीचे झुकाए खड़ा था। वो बोला, क्यों, तुम्हारे चेहरे की तरफ क्यों देखूं? जो तुम्हें बात करनी है, मुझसे काम है, वो काम बताओ। उसने कहा, काम बताती हूं, एक दफा तो देखो। उसने अपना चेहरा उठाया और जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो उसकी आंखों में देख रही थी, और उसके चेहरे पे एक ऐसी मोहब्बत भरी थी, उसके चेहरे में एक ऐसी खूबसूरती आई थी, ऐसा चेहरा चमक रहा था कि कोई भी देखता तो उसके चेहरे पे फिदा हो जाता। और वो उसको देख के बोली, क्या तुम्हें मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा? वो चुप रहा। वो फिर से बोली, कोई भी मेरे चेहरे को देखे तो उस पर फिदा हो जाए, और तुम कैसे जालिम शख्स हो, तुमने मेरी एक दफा भी तारीफ नहीं की। वो आगे से खामोश रहा। मैं जानती हूं तुम बहुत शर्मीले हो, मुझे ही कहना पड़ेगा, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। उस दिन जब तुम्हें उस पीपल के दरख्त के नीचे देखा, तुम सो रहे थे, मैं अपनी मां के साथ जा रही थी, कि जैसे ही मेरी निगाह पड़ी तो मैं तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गई, अपना दिल तुम पे हार बैठी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और ये भी मैं तुम्हें बताऊं, मुझे पहली दफा किसी से सच्ची मोहब्बत हुई है, उससे पहले मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। और हां, मैं तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी दीवानी हुई, देखो कितनी दूर से वहां से चलती हुई तुम्हारा पीछा करती हुई यहां तक आई हूं, सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए। वो इतनी देर से खामोश था, उसकी बातों को सुनता रहा और एकदम से बोला, देखो मैं किसी से कोई प्यार नहीं करता। और रह गई तुमने मुझे कहा था तुमसे कोई जरूरी काम है। कोई भी मुझसे काम कहे तो मैं उसके लिए जरूर रुक जाता हूं, इसलिए मैं रुक भी गया और तुम्हारी बात को सुनने के लिए आ भी गया। आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना, और अगर आज के बाद तुम मेरे रास्ते में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब लड़कियों की दिल से इज्जत करता हूं, तुम्हारी भी इसलिए इज्जत कर रहा हूं। ये मोहब्बत, ये सारी चीजें अपने पास रखो, और खबरदार मेरी रास्ते में दोबारा आने की कोशिश की तो। ये गुस्से में कहता हुआ वो वहां से चला गया। उसने पीछे से उसको आवाज दी, अजीज ऐसा मत करो, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की हर खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। लेकिन उसने एक भी ना सुनी। वो तेजी से चलता हुआ गया, वो उसके पीछे आना शुरू हो गई और उसने उसके पीछे आके
उसको बाजू से पकड़ लिया, दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़ा। वो एक सेहतमंद नौजवान था, उसको झटका दिया तो वो रुक सा गया और बोली, तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। मैं दुनिया जहान की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो याद रखना, मैं अपनी मोहब्बत को पालूंगी और मैं जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश करती हूँ उसको हासिल करके रहती हूँ, लेकिन फिर याद रखना, फिर मैं जोर ज़बरदस्ती करूंगी। बेहतर है मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। उसने बाजू को गुस्से से छुड़ाया और चलता हुआ चला गया। अगले दिन वो इस बात को भूल भी गया कि कोई लड़की थी, क्या था, खत्म हो गई। लेकिन रात को जैसे ही वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो आज उसका सर भारी हो रहा था, ऐसे जैसे सर में दर्द सा हो रहा होता है। उसके सर में दर्द सा हो रहा था। जब अपने बिस्तर पे गया सोने के लिए तो उसको लगा कि वो जल्दी से बस सो जाए, वरना वो पहले पढ़ता था, दुआएं पढ़ता था, दम करता था, फिर उसके बाद सोता था। आज सर दर्द की वजह से उसका पढ़ने को दिल भी नहीं किया और कुछ ही देर के बाद वो सो गया। वो गहरी नींद में था कि उसकी आंख खुली। उसने देखा उसकी एक चारपाई हिल रही है। वो एकदम से उठकर बैठ गया और जैसे ही वो उठकर बैठा उसकी चारपाई हिलना बंद हो गई। उसको लगा क्या मेरा ख्वाब था, मेरा वहम था। एकदम से उसने चारपाई के नीचे झांक के देखा, कुछ भी नहीं था। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। शायद लगता है मैंने कोई ख्वाब देखा है। आज मैंने पढ़ाई भी तो नहीं की थी ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था। और उसी वक्त फिर से उसने पढ़ाई की और सो गया। 2 दिन उसके खैरियत से गुजरे। वो घर में ही रहा, कोई खास इधर उधर नहीं गया। तीसरे दिन वो जमीनों पे काम करने के लिए निकला। जब अपने घर से काफी दूर जमीनों पे काम करने के लिए गया तो वहां जैसे ही वो नीचे जमीन पर बैठा काटने के लिए, जमीन पे वो जो उगी हुई फसल होती है, तो उसने देखा सामने वाला जो एक बड़ा सा दरख्त है उसके पीछे से एक औरत चलती हुई इसी तरफ आ रही है। उसने तवज्जो नहीं दी, अपने काम में लगा रहा कि वो औरत चलती हुई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसको महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़ के देखा तो पीछे वही औरत खड़ी थी जिसको वो पहले भी देख चुका था और वो औरत गुस्से से उसकी तरफ खड़ी देख रही थी। वो उससे बोली, तूने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, तूने मेरी बेटी की मोहब्बत को ठुकराया है। तू अपने आप को समझता क्या है? तू अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझता है? तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को हसीन समझता है, तो अपने आप को जवान समझता है, क्या समझता है तू अपने आप को? वो बोला, खाला। बुजुर्गों को इस तरह कहते हैं खाला। नहीं खाला, आप मेरी बुजुर्गों की तरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं एक आम सा इंसान हूं। लेकिन तूने मेरी बेटी की मोहब्बत को क्यों ठुकराया है? तो बोला, इसलिए कि मैं कभी किसी की तरफ सर उठा के नहीं देखता। वो मेरे रास्ते में आके मुझसे बोली कि मेरी बात सुन लो। अगले दिन मैं उसकी बात सुनने के लिए गया और मुझसे, आपको पता है वो क्या कह रही थी? मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे इश्क करती हूं, इस तरह की बातें कर रही थी। अब आपको पता लगा? आप कैसी मां हैं? आपको गुस्सा नहीं आया इस बात पे? वो बोली, गुस्सा तो मुझे इस बात पे है कि तूने मेरी बेटी को ठुकराया है। तो आप तो समझदार हैं, ऐसे मामलात बुजुर्ग आपस में तय करते हैं। नौजवान ये फैसला नहीं करते होते कि मैंने किसको पसंद करना है, कहां शादी करनी है, तो बुजुर्गों का फैसला होता है। तो वो बोली, सुन, मैं तुझे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूं, तूने मेरी बेटी को जो ठुकराया है ना, अच्छा नहीं किया। अब देख तेरे साथ होता क्या है। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या करेंगी आप? क्या होगा? मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। हां, ऐसी घटिया हरकतें मैं नहीं करता। तो औरत कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, तू जानता जो नहीं है इसलिए कह रहा है, जान जाएगा। मेरी बेटी ही तुझे समझा देगी। मेरी बेटी का नाम परी है, परी।
वो परियों जैसी रानी है। तूने उसको ठुकरा के अच्छा नहीं किया, तुझे सबक तो मिलेगा। मैं अपनी बेटी को रोता नहीं देख सकती, वो तो उसकी मोहब्बत के हाथों में मजबूर हो गई, लेकिन अब उसको जब रोता हुआ देखा है तो देख फिर होता क्या है, ये उसने कहा और चली गई। वो कुछ देर खड़ा रहा और सोचता रहा, क्या पागलपन है, क्या हुआ है, कैसी माँ और कैसी बेटी। छोड़ो यार, ज़्यादा हुआ तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगा कि ये लोग इस तरह मुझे तंग कर रहे हैं। उसने फैसला किया, शायद कल अब्बा को ये वाली बात बता दूंगा। रात हुई, वो अपने बिस्तर पे गया। आज फिर जब खाना वो खाने के लिए बैठा तो उसके सर में दर्द शुरू हो गया। बस उसने जैसे कैसे खाना खाया और खाना खा के सीधा अपने बिस्तर पे गया कि मैं अब लेट जाऊं। जैसे ही वो अपने बिस्तर पे गया और कोई दुआ वगैरह ना पढ़ सका और सीधा बिस्तर पर लेट गया। फिर से उसकी आंख खुली। पूरे घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, सारे घर वाले सो रहे थे और उसकी आंख खुली थी, उसी तरह उसकी चारपाई हिल रही थी। वो लेटा रहा। कल वो उठ के बैठ गया था, आज वो लेटा रहा और ये देखने की कोशिश की, क्या मैं नींद में हूं, क्या मेरी चारपाई वाकई हिल रही है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। अब उसकी आंखें खुली थीं और वो देख रहा है कि चारपाई उसकी हिल रही है। और उसी वक्त उसने सोचा, ये तो अब आंख खुल चुकी है, मैं जाग चुका हूं। इसका मतलब है कल भी मैंने ख्वाब नहीं देखा था, मेरी चारपाई हिल रही थी, अभी भी मेरी चारपाई हिल रही है, ये क्या मंजर है। वो एकदम से उठने लगा तो उसी वक्त उसको अपने सीने पे एक हाथ महसूस हुआ। ये एक नर्मो मुलायम सा हाथ था जो उसके सीने पे रखा गया, लेकिन जैसे ही वो हाथ उसके सीने पे रखा गया, वो हाथ नहीं था, वो ऐसा भारी भरकम हाथ था जैसे इतना भार उसके सीने पे रख दिया गया हो, इतना वजन उसके सीने पे रख दिया गया हो कि वो उठ भी ना सका। उठने की जो कोशिश कर रहा था वो उठा भी ना गया उससे। और उसी वक्त कि उसने अपने सीने पर रखे उस हाथ की तरफ देखा तो उसके सामने दो चेहरे नमूदार हुए। चारपाई के लेफ्ट और राइट पे दो चेहरे नमूदार हुए थे और उन दोनों चेहरों को देख के वह एकदम से चौंक गया। पहली बात जो उसको देख के एकदम से एहसास हुआ कि यह क्या मंजर है, उसके लेफ्ट साइड पे वही लड़की खड़ी थी जिसने उसको मोहब्बत का इजहार किया था, जिसका नाम परी था, और राइट साइड पे जो औरत खड़ी थी वो काफ़ी फासले पे खड़ी थी, लेकिन उसका हाथ लंबा हो चुका था और लंबा हाथ उसके सीने पे था और उसकी गर्दन भी लंबी हो के उस तक आ चुकी थी। एक सेकंड में ही वो समझ गया ये इंसान तो नहीं है। परी उसी तरह कदो काट हुलिया उसी तरह था, लेकिन वो जो औरत जो उसको धमकी दे के गई थी वो उसकी चारपाई से दूर खड़ी थी, लेकिन उसने अपना हाथ इतना लंबा कर दिया था जो जिन्नात का ही हाथ लंबा हो सकता है, इंसान का नहीं, और उसकी गर्दन भी लंबी हो के उसके सामने आई हुई थी और उससे बोली, सुन, अब तुझे पता लग गया हम कौन हैं। वो जो दरख्त जिसके नीचे तू रेस्ट कर रहा था, जिसके नीचे तू आराम फरमा रहा था, वो हमारा घर है। हम उसी दरख्त पे ही रहती हैं, माँ बेटी। और उस दिन भी मेरी बेटी ने तुझे देख लिया था और ज़बरदस्ती करके मुझे नीचे ले आई थी उस दरख्त के, और तेरी टायर की हवा भी हमने ही निकाली थी। वो जो बार बार तू रास्ते में रुकता था कि टायर भारी हो गया है, क्या हो गया है, वो भी हमने किया था, क्योंकि मेरी बेटी तुझे और देखना चाहती थी, क्योंकि हम दोनों चलती हुई तेरे साथ साथ तेरे घर आई थी। मेरी बेटी ऐसी तुझे देख के दीवानी हो गई थी, उसको वाकई तुझसे प्यार हो गया था। फिर वो तुझसे बाग में मिली, लेकिन तूने उसको वहां पे भी धुतकार दिया और तू मुझे धमकियां दे रहा था, करना है जो कर लो, अब बता क्या करूं तेरे साथ। उसने उसी वक्त वो हाथ जो उसके गिरेबान पे सीने पे रखा हुआ था, उसको इस अंदाज में गिरेबान को उसके पकड़ा, उस कमीज के गिरेबान को, कि उसने पकड़ के उसको यूं उठा लिया जैसे वो हल्का फुल्का बच्चा हो कोई,
उसके एक हाथ में इतनी ताकत थी कि इतने कड़ियल जवान को, जिसको शायद 2-3 बंदे उठाएं, उसने एक ही हाथ से ऐसे उसके गिरबान को पकड़ा, ऐसे जैसे वो हवा का बना हो, और पकड़ के ये तकरीबन उसकी चारपाई से 3-4 फुट ऊपर उठाया, और ऊपर उठा के, मजीद ऊपर उठा के अपने मुंह के करीब कर लिया, और उससे बोली, तू देख, मैं चाहूं तो तुझे चुटकी में मसल दूं, मैं चुटकी में तुझे मसल दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी तुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। और उसी लम्हे उसने उसके मुंह के करीब अपने करके उसको वो बात कही थी और कहा, बस तेरे लिए इतना काफी है कि अब मैं तेरे सीने पे हाथ रख रही हूं, आज से ये जो तू सोने से पहले पढ़ता है ना, इसको पढ़ना बंद कर, वरना जो मैं तेरा हश्र करूंगी तू सोच भी नहीं सकती, मैं बेटी की भी नहीं सुनूंगी। तू पढ़ेगा, मुझे तकलीफ होगी, और अगर तूने मुझे तकलीफ दी। तो बेटी की तरफ मुंह करके बोली, तो परी सुन ले, तेरा प्यार है, मैं इसलिए इसका एहतराम कर रही हूं। इसने फिर पढ़ाई की, आज तो मैंने इसके सर में दर्द किया, अगर इसने फिर पढ़ाई की तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी, इसकी गर्दन इसके जुदा इसके धड़ से अलग कर दूंगी, और नीचे उसको पटक दिया। परी फिर से प्यार भरी आंखों से उसको तरफ देखते हुए उसके ऊपर झुकी और बोली, आज के बाद आपने नहीं पढ़ना, जो रात को आप सोने से पहले पढ़ते थे ना, आपने नहीं पढ़ना, वरना सच्ची बात है, मेरी जो मां है ना, वो फिर मेरी भी नहीं सुनेगी, आपकी गर्दन को यूं तोड़ के फेंक देगी। बस अब आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ परी के। और उसके बाद परी ने एकदम से ऐसे छलांग लगाई और उसके वजूद के ऊपर गिर सी गई। परी के वजूद के अंदर ऐसी आग थी, जैसे वो आग का बना हुआ वजूद हो, वो उसके साथ लिपट गई। वो चीख मारना चाहता था, लेकिन कितनी देर से उसका गला बंधा हुआ था। जब से वो दोनों उसके पास आई थी, जब से उन्होंने उनकी चारपाई को हिलाया था, उस वक्त से वो चीख मारना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, हिलना चाह रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उसको किसी ने जकड़ के रख दिया हो, ना बोल पा रहा था, ना हिल पा रहा था, ना चीख मार पा रहा था। और जब परी उसके वजूद के साथ लिपटी तो उसकी मां बोली, बाहर तेरा इंतजार कर रही हूं, आ जाना। और वो चली गई। परी ना सिर्फ उसके जिस्म के साथ लिपट गई, बल्कि परी ने उसको इस अंदाज में लिटाया हुआ था, उसकी मां जादू करके गई थी कि या क्या, उसकी आंखें खुली थीं लेकिन उसका पूरा वजूद जकड़ा हुआ था। वो अगर किसी हिस्से को हिला सकता था तो परी की इजाज़त से, और परी ने उस पर ऐसा जादू किया था या ऐसा सहर किया था कि परी उसके जिस्म के साथ लिपटी रही, उसके जिस्म के साथ इस अंदाज में खेलना शुरू हो गई। वो अपनी हवस बुझाना चाहती थी और उसको कह रही थी, आज मैं अपने प्यार को ना सिर्फ हासिल करूंगी, बल्कि आज से इब्तिदा है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ परी के। और फिर परी ने वो सब कुछ किया जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। परी कब उसके वजूद से अलग होकर चली गई वो नहीं जानता। वो शायद बेहोश हो चुका था, ख्वाब में चला गया था, नींद में चला गया था, उसको कुछ भी नहीं पता। जब वो सुबह उठी हुई, उसने अपने वजूद को देखा तो उसको लगा क्या वो रात ख्वाब था या वो क्या था, लेकिन उसको अपने वजूद को देख के एहसास हुआ नहीं, वो सब हकीकत में था, वो ख्वाब नहीं था। वो सारा दिन उलझा हुआ रहा, वो ख्वाब था या हकीकत, वो ख्वाब था या हकीकत, कुछ भी उसको ना समझ आई। वो रात आ गई और जब रात को वो सोने लगा तो एकदम से उसके दिल में आया, उसने तो कहा था कि तुम्हारे सर में मैंने दर्द कर दिया था कि तुम पढ़ ना सको, पढ़ा तो बहुत सजा दूंगी। उसने घर वालों की तरफ देखा तो घर वाले सो चुके थे या कम से कम लेट चुके थे, अगर कोई जाग रहा था तो सोने ही वाला था। उसी लम्हे उसने अपने होंठों को जंबश दी कि वो सोने से पहले जिस तरह कुरानी आयात पढ़ के सोता है वो आयात पढ़े और सो जाए।
जैसे ही उसने आयात पढ़ने के लिए ज़ुबान को अभी हिलाया ही था कि एक हाथ सख्ती से उसके गर्दन के अंदर पहुंच गया, इस अंदाज में जैसे कोई उसकी गर्दन को दबा देगा, और आवाज़ उसके हल्क में फंस के रह गई और उसको ऐसा लगा जैसे उसका सांस बंद हो रहा है। गर्दन को पकड़ने वाले हाथ ने इतने मजबूती से गर्दन को पकड़ा था कि सांस बंद होता जा रहा था और उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं कि उसी लम्हे उस हाथ को उसकी गर्दन से उठा दिया गया और उसने एक ज़ोरदार सांस लिया, जैसे उसका दिमाग बेहोशी के करीब था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा और तब उसने देखा साथ खड़ी हुई परी उसको मुस्कुरा के देख रही है और उसने अपने माँ का हाथ इस अंदाज में थामा हुआ था कि उसकी माँ अभी भी उसकी गर्दन दबाना चाहती थी, लेकिन परी ने शायद उस हाथ को पकड़ के खींच लिया था और बड़े प्यार भले अंदाज में कही, माँ इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है। माँ बोली, ये फिर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसे कल कहा था ना, ये पढ़ेगा तो मैं तेरी भी नहीं सुनूंगी, इसको मार डालूंगी। परी बोली, नहीं माँ, ये नहीं पढ़ेगा, तू जा, मैं आती हूं। और उसी लम्हे उसको एहसास हो गया कि कल अगर वो ख्वाब था या कल वो हकीकत था, अभी तो वो सोया ही नहीं था। वो चाहता था गर्दन मोड़ के अपने घर वालों की तरफ देखे और घर वालों को आवाज़ दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आवाज़ उसके हलक में ही फंस गई थी। अब वो फिर से परी के पास था। परी जैसा चाहती वैसा कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकता था और परी ने फिर उसके साथ लिपट गई। लगता था जैसे पूरे घर को जादू से परी ने सुला दिया था और उसके साथ लिपटे लिपटे बोली, घबराओ मत, तुम्हारे घर में से कोई भी नहीं जागेगा, मैं हूं ना, किसी को नहीं जागने दूंगी, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं कोई नहीं जागेगा, तुम बेफिक्र हो, तुम बस मेरे साथ मोहब्बत करो, मैं तुमसे प्यार करने के लिए आती हूँ। और परी उसके साथ फिर से लिपट के वो हरकतें करती रही और उसके साथ फिर से वो गुनाह किया और वो चली गई। और जैसे ही वो गुनाह करके उसके वजूद से अलग हुई तो उसको बोली, अब सो जाओ, आंखें बंद करो। और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया। जब वो सुबह उठा तो वो परेशान हो गया, उसको अपने वजूद का एहसास था। वो डर गया कि ये तो दूसरी रात हुआ है। वो सीधा अपने बाप के पास गया और बाप ने बेटे की शक्ल को देखते ही पहचान लिया कि क्या हुआ। उसने वो सारी हकीकत बाप को बता दी कि कैसे रास्ते में वो पीपल का दरख्त आया और मैं वहां पे बैठा, रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ उसको उसके बाप को बता दिया। उसका बाप बेइंतहा परेशान हो गया और बोला, ये तो बहुत गलत हुआ बेटा, हमें फौरी तौर पे हमारी जो गांव के पीर साहब हैं उनके पास जाना होगा, देर मत करो, हम फौरन चलते हैं। ये बात अपनी मां या किसी और को मत बताना। उसका बाप उसको लेकर पीर साहब के पास पहुंचा। पीर साहब के पास जैसे ही वो पहुंचे, छोटा सा एक दरबार सा उनके गांव का बना हुआ था। उसके आस्थाने पे वो पहुंचे। पीर साहब को वाले साहब ने बताया कि मेरे बेटे के साथ लगता है कोई हवाई मखलूक चिमट गई है, पीर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। पीर साहब ने हाथ का ऐसे इशारा किया जैसे कुछ दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। हाथ का इशारा किया, हाँ ठीक है, और पढ़ते रहे। शायद वो बताना चाहता था बाप पूरी तफसील, उन्होंने पूरी तफसील भी नहीं सुनी, कहा बस ठीक है। जब वो पूरी बात भी उन्होंने नहीं सुनी, वो कुछ पढ़ते रहे, तो उसके बाद कहा लेट जाओ। वो लेट गया और उसके बाद पीर साहब ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसको लगा वो नींद की आगोश में जा रहा है। वो नींद की आगोश में चला गया। कितनी देर तक वो बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसी तरह जमीन पर लेटा था और पीर साहब वहां से उठ चुके थे। वाले साहब उसके पास बैठे थे। उसको आंखें खोली, जैसे ही उसने आंखें खोली, वाले साहब खुशी से बोले, शुक्र है तुझे होश आ गया, उठ मेरा बेटा, उठ जा उठ जा। और उसको उठा दिया। इतनी देर में जो पीर साहब भी अंदर गए थे, चलते हुए आए और सामने आके बैठ गए और बोले, हाँ अब बताओ नौजवान, तुम्हें क्या याद है? मुझे आपने कहा था लेट जाओ, मैं लेट गया था और उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं, अभी मैं उठा हूं।
हाँ, तुम्हारे बाप को सब पता है, बस तुम्हें इतना बता देता हूं, बाकी तुम्हें तुम्हारा बाप बता देगा। वो बहुत ताकतवर है, उसकी मां भी और वो खुद भी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात की मोहलत मांगी है। जब मैंने उसको हाजिर किया तो उसने कहा, मैं इससे शदीद प्यार कर बैठी हूं, आप मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दीजिए कि 2 महीने में सिर्फ एक बार मैं इसको देखने के लिए आया करूंगी। आप मुझे इसकी इजाज़त ज़रूर देंगे। अगर आप मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो फिर मैं और मेरी माँ दोनों हाजिर हैं, हमें लड़ना होगा आपके साथ। बेटा, वो बहुत ताकतवर हैं। तुम्हारे बाप से भी मैंने पूछा क्या इसकी इजाज़त दे दें, इन्होंने भी गर्दन हिला दी और उसको हमने इजाज़त दे दी है। तो वो 2 महीने में सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कभी आएगी। तुमने घबराना नहीं, वो सिर्फ तुम्हें देखेगी और चली जाएगी। मैंने अपने इल्म से उसको निकाल दिया है, भगा दिया है। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान मत हो और अपने घर जाओ। पीर साहब वहां से उठे और अंदर चले गए। तो वहीं पे बाप ने कहा, हाँ बेटा, जब पीर साहब ने तुम्हें कहा लेट जाओ तो तुम्हारे अंदर बाकायदा हाजिरी हुई थी, और तुम जब उठकर बैठ गए थे तो तुम नहीं थे। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा लाल सुर्ख हो गई थी, तुम्हारे हाथ पांव ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो गए थे, और तुम्हारे वजूद के अंदर एक लड़की की बोलने की आवाज आई थी। पीर साहब जब पढ़ते जा रहे थे तो उसके बाद तुम जब सोए हुए थे, पहले उठ के बैठे, और उसके बाद जब तुमने आंखें खोली तो तुम्हारी आंखें लाल सुर्ख थीं और तुम्हारा वजूद कांपना शुरू हो गया, तुम्हारे हाथ पांव टेढ़े हो गए, और फिर अंदर से एक लड़की की आवाज आई, क्यों बुलाया है मुझे? तो पीर साहब ने उससे पूछा कौन है और उसको क्यों तंग कर रही है? वो बोली, मैं इससे प्यार करती हूं, इसलिए मैं इसके साथ हूं। तो पीर साहब ने उसको कहा, तू छोड़ के चली जा, नहीं तो मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा, तुझे जला दूंगा। तो उसी वक्त तेरे वजूद के अंदर तो एक लड़की की आवाज थी, तेरे साथ एक और आवाज आई है, जैसे तेरे साथ कोई और भी बैठा था। वो एक औरत की आवाज थी और वो गुस्से भरी आवाज थी। और उसने पीर को मुखातिब करके कहा, नहीं, तू मेरी बेटी का कुछ नहीं कर सकता, ना ही तू मेरी बेटी को कुछ करेगा। क्या चाहता है तू? तो पीर साहब ने कहा, इसके वजूद को कहो छोड़ दे। तो बोली, हां ठीक है, इसके वजूद को वो छोड़ देगी, लेकिन एक शर्त पे, हर 2 महीने बाद वो इसको देखने के लिए आया करेगी, वो इससे प्यार करती है। और अगर तू इस बात को ना माना तो फिर ठीक है, तैयार हो जा, तू अपने इल्म को आजमा और फिर हमारी ताकत भी देख हम क्या करती है। तो पीर साहब कुछ देर पढ़ते रहे, मेरी तरफ देखा और मुझे गर्दन से ऐसे इशारा किया कि हाँ मान जाओ। तो मैं भी मान गया। जब पीर साहब मुझे इशारा कर रहे थे, मैं क्या कहता? मैंने कहा जी ठीक है। तो पीर साहब ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम इसके वजूद के अंदर नहीं आओगी और सिर्फ 2 महीने बाद आना। उसने कहा ठीक है। पीर साहब पढ़ते रहे और तुम्हारे वजूद के अंदर से वो जो लड़की थी, उसने कहा ठीक है, अब मैं जा रही हूं। जैसे ही वो तुम्हारे वजूद से निकली, हमने तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा वजूद एकदम से पीछे की तरफ गिर गया। पीर साहब का वो जो मुरीद होते हैं, उन्होंने जल्दी से तुम्हें थाम लिया, वो शायद जानते हैं इस बात को, और उसके बाद तुम्हारे गले के अंदर ये तावीज़ डाल दिया कि जब तक ये तावीज़ तुम्हारे गले में है वो कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी, लेकिन उसको इजाज़त है 2 महीने में एक दफ़ा आ सकती है। लेकिन पीर साहब ये कह रहे थे, मैंने उसको इजाज़त का कह इसलिए दिया है, वो नहीं आ सकेगी। मैं चाहता था अभी वो इसके वजूद को छोड़ दे। जैसे वो इसके वजूद को छोड़ेगी, मैं इसके गले में तावीज़ डाल दूंगा, वो कभी इसके करीब ही नहीं आ सकेगी। तो अब इसके गले में तावीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इसके गले से ये तावीज़ उतर गया, फिर हो सकता है कभी वो इसके सामने आ जाए, लेकिन उसको मेरी ताकत का पता है, वो नहीं आएगी। बाप ने उसको कहा और दोनों घर की तरफ जब रवाना हुए तो वो मुतमईन था कि शायद उसकी जान छूट गई है। वो घर गया, उसने गुस्ल वगैरह किया, सारा कुछ किया। रात को जब वो पढ़ने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा कि मैं पढ़ाई करूं,
तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के बिल्कुल पाँव के करीब, अभी उसके अब्बा जाग रहे थे, बिस्तर पर लेटे थे, अभी उसने अब्बा से बात की थी, सोए नहीं थे, वो पाँव के करीब परी खड़ी है। वो पढ़ने ही लगा है तो परी ने गर्दन हिलाई और जैसे कहते हैं कि नहीं पढ़ना, और यूं इशारा किया कि चुप, पढ़ना नहीं है। उसने अपनी गर्दन को मोड़ के अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा अभी जाग रहे थे, तो हिल भी पा रहा था। उसे लगा कि ये तो मेरे पास नहीं आ सकती थी, मेरे गले में तो तावीज़ है, ये कैसे आ गई। तो अपनी जगह से उसने उठने की कोशिश की तो परी ने वहीं से अपना हाथ बढ़ाया और उसको लिटा दिया और वो चुप करके लेट सा गया। और जैसे ही वो लेट गया, परी ने उसके गले में पड़ा हुआ वो जो तावीज़ था बिल्कुल पकड़ के मुट्ठी से ऐसे खींचा और अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली, यही था ना जिस पे वो कह रहा था ये करीब नहीं आएगी। मैं तो वहाँ से गई ही नहीं थी, उसके पास इल्म ही नहीं था। मेरी माँ और मैं दोनों जान गए थे वो इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखता। हाँ, उसने जो पढ़ाई की थी हमें हाजिर कर लिया था, लेकिन वो हमसे लड़ नहीं सकता था। वो लड़ता तो मेरी माँ आ गई थी, उसको पता लग गया था वो लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने कहा और हमने भी मान लिया। अगर वो इतना ताकतवर होता तो देख, उसका तावीज़ मेरे हाथ में है। उसका तावीज़ कुछ नहीं करने लगा। ये ले, पहन ले अपना तावीज़। उसने तावीज़ पहन लिया, मतलब उसके ऊपर फेंक दिया। वो हक्का बक्का लेटा है कि यार पीर साहब ने तो निकाल दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर से मोहब्बत वाले अंदाज में उसके साथ आ गई और आकर लेट गई और बोली, तू क्या चाहता है? तेरा बाप अभी जाग रहा है, उसके सामने आऊं? तेरे बाप के सामने आके वो सब कुछ करूं कि तेरा बाप भी देखेगा और करेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। आराम से चुप करके जो मैं कहती हूं आज तू खुद करेगा वो सब कुछ, वरना तू इससे अंदाजा लगा मेरी ताकत का कि तेरे बाप को मैं अभी इस तरफ मुतवज्जो करके कहूंगी कि देख इधर, तेरा बाप इधर देखेगा और तेरे बाप के सामने सब कुछ करूंगी। वो डर सा गया। कितना भयानक था सोचना भी उसके लिए कि उसका अगर अब्बा देख लेगा, अब्बा के सामने ये क्या होगा। वो एकदम से डर गया और उसकी हर बात को मानना तैयार हो गया। और वो बोली, घबरा मत, मैं जब तक मैं नहीं चाहूंगी तेरे बाप को पता भी नहीं लगेगा। सो गया है तेरा बाप, इसलिए मैं जो कहती हूं करता जा, वरना तेरे अब्बे को मैं अभी जगा दूंगी। और ऐसा ही हुआ, वो जो कहती गई वो करता गया। और वो काफी देर उसके बाद लेटी रही उसके साथ और उसको कहती रही, तुझे पहले दिन भी कहा था मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मैं तेरी दुनिया जहान की खुशियां तेरे कदमों में डाल दूंगी। तू जो कहेगा वो सब कुछ तेरे कदमों में होगा। अब तो तू जान चुका है ना मैं कितनी ताकतवर हूं, मैं तुझे क्या कुछ दे सकती हूं, तू मुंह से तो निकाल। और देख मैं कितनी हसीन और जमील भी हूं। क्या तुझे इतनी हसीन और जमील औरत मिलेगी? और वो लज्जत के लम्हे जो मैं तेरे साथ गुजारती हूं, क्या तू वो लज्जत नहीं उठाता? क्या तुझे ऐसी कोई औरत लज्जत दे सकती है? ये मैं ही हूं जो तेरे कदमों में आ गई हूं, तुझसे प्यार कर बैठी हूं और तू नखरे किए जाता है। बस आज के बाद ना तू खुद से पढ़ेगा, ना कोई आयात पढ़ेगा। और मेरी माँ ने मुझे कह दिया है, हम जिस मजहब से हैं तुझे वही बना देंगे और तू हमारा है, अब हमारा ही रहेगा। तुझे कुछ चाहिए तो मुंह से निकाल, मैं तेरे माँ बाप को माला माल कर दूंगी, तुझे माला माल कर दूंगी, चाहिए क्या तुझे? वो चुप करके लेटा रहा, बेबस, कुछ जबान से ना बोला। वो उसके साथ बातें करती रही और उसके गले लग के इस तरह सो गई जैसे उसको नींद आ गई हो। और उसकी भी आंखें बंद हो गईं। वो शायद जादू था उसका या क्या था कि उसकी भी आंखें बंद हो गईं और वो सो गया। सुबह उठा तो उसको एक चुप सी लग गई थी। तावीज उसके गले में किसने पहनाया था वो नहीं जानता था, लेकिन तावीज उसके गले में मौजूद था। उसने उतारा था फिर फेंक दिया था, मौजूद कैसे था वो नहीं जानता। बाप मुतमईन था कि बेटा अब ठीक है, लेकिन वो अब चुप सा हो गया था। चुप क्या हुआ, एक दीवाना सा हो गया था। अब का उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता था। घर में उसको खाना देते वो चुप करके खा लेता, उससे बैठे बातें करते वो कुछ भी बातों का जवाब न देता, गुमसुम सा रहना शुरू हो गया। बाप परेशान था कि उसके गले में तावीज़ भी है, उसकी बचत हो गई है, वो अब वो जिनजादी उसके करीब भी नहीं आ सकती, फिर क्या है। लेकिन वो चुप था। पीर साहब के पास गए, उसके वालिद साहब, उनको जाके मज़ीद तफसील बताई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, तावीज़ है, उसको ये वाला पानी पिलाओ, ये करो वो करो। वो पानी लेके आए, उन्होंने आके पानी भी उसको मज़ीद पिला दिया जो पीर साहब ने दिया था। लेकिन रात को वो पहुंच जाती और हंसते हुए कहती उसने पानी दिया है, उसने क्या करना है मेरा। अब
ऐसा होने लगा था कि परी जो रात को सिर्फ उसके पास आती, वो कहीं पे भी इधर उधर निकल जाता तो वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती। गांव वालों ने देखा था बाकायदा कि अजीज कहीं दरख्त के पीछे साथ बैठा हुआ है और उसके हाथ इस तरह उठ रहे हैं जैसे उसके साथ कोई बैठा है, वो उससे हाथ मिला रहा है या कुछ पकड़ रहा है, ले रहा है, दे रहा है। सामने कोई भी नजर नहीं आता था। लोग उसको मजनू, एक दीवाना, एक पागल सा समझने लगे, लेकिन सामने परी बैठी होती थी जो कोई नहीं जानता था, वो जानता था। इसी तरह एक दिन बैठा हुआ था कि उसका दोस्त उसके पास आया और उसे बोला, क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है, किसके साथ इस तरह बैठा बातें कर रहा है, कौन है तेरे साथ? और उसी वक्त उसके जोरदार थप्पड़ उसके दोस्त को पड़ा था कि वो चीखता हुआ वहां से भागा और इतना बुरा निशान उसके हाथ का छप गया था कि उसने सबको बता दिया कि ये अकेला नहीं बैठता, इसके साथ कोई होता है और उसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब यार दोस्त भी इससे भाग गए, गांव वाले भी इससे दूर रहते। वो नौजवान जो खूबसूरत था वो हड्डियों का ढांचा होता जा रहा था। वो खाना खाता ना खाता, अपना ख्याल रखता, पागल नहीं था, दीवाना नहीं था, लेकिन गुमसुम सा था। अब उसके साथ क्या गुजर रही थी, उसकी दिन रात क्या हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक वक्त था, वालिद जो एक कोशिश कर सकते थे उस पीर साहब की हद तक वो कर चुके। अब वो परेशान थे। नौजवान बेटे का इस तरह अंदाजा उनको हो गया, गांव वालों ने भी बता दिया था कि हमने इसको इस तरह देखा है कि कोई जैसे इसको कोई खिलाता है, ये मुंह खोलता है, बाकायदा कोई चीज के मुंह में जाती है और ये चबाता है, बैठा खा रहा होता है और सामने कोई नजर नहीं आता। शुरू शुरू में बाप को समझ ना आई, लेकिन जब बाप को यह पता लग गया कि तावीज काम नहीं कर रहा, पानी दम किया हुआ काम नहीं कर रहा, कोई चीज काम नहीं करी और कोई चीज अभी भी उसके जिस्म के साथ अटैच है, तो वो बेइंतहा परेशान हुआ और एक दिन बेटे से कहा, बेटा पास वाले शहर जाना है, तैयार हो जा। वो एक मासूम सा इंसान बन चुका था, रोबोट की तरह जिंदगी गुजारने वाला। बाप के साथ वो चल पड़ा। बाप उसको लेकर सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। ये उस शहर की काफी बड़ी मस्जिद थी और बाप ने इसको नहीं बताया था, पहले ही शायद बंदोबस्त करके आ गया था। और इमाम मस्जिद ने क्या कहा था, जब उसके वालिद इमाम मस्जिद के पास पहुंचे, उनको सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने पढ़ाई करके कहा वो बहुत ताकतवर है, दोनों माँ बेटी। वो जो गांव का पीर है वो कुछ नहीं उनका कर सका, नहीं, वो ऐसे बाज नहीं आएंगी। चुप करके ये तावीज़, ये पानी खुद पी लीजिए ताकि उनको महसूस भी ना हो सके कि आप मेरे पास आए हैं, वरना वो अपने जादू से पता लगा लेती हैं। अपने बेटे को जाइए, चुप करके ये पानी पिला लीजिए। बस पानी पिलाने के बाद उसको फौरन मेरे पास लेके आना है। आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम होगा। 1 दिन के अंदर आप मेरे पास ले आए तो ठीक, वरना दोबारा उसको अगले दिन पानी पिलाना पड़ेगा। जिस वक्त आपने उसको पानी पिला दिया ना, उस वक्त वो जादू उस पर नहीं कर सकेंगी, वो आपके साथ आ जाएंगे। वो आप उसको मेरे साथ ले आइएगा। उसने ऐसे ही किया, बेटे को पानी पिलाया और कहा, बेटा तैयार हो जाओ। वो भी गुमसुम सा तैयार हो गया और उसको वो लेके मस्जिद पहुंचे। इमाम साहब ने उसको कहा, बेटा अभी तुम होश में हो, तुम्हारी बोलने की आदत खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे सुन सकते हो, सुनो। ये मस्जिद नहीं है, ये दायरा कड़ा है। इस मस्जिद के अंदर वो नहीं घुस सकती, दोनों मां बेटियां। जब तुम इस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हो तो उस वक्त वो जो पानी तुम्हें तुम्हारे बाप ने पिलाया था, जिसने तुम्हारे जिस्म के इर्द गिर्द एक हिसार बना लिया था, उस वजह से वो नहीं जान सकी थी कि तुम कहाँ हो इस टाइम और कहाँ पे जा रहे हो। वरना तुम कहीं पे भी जाते हो, उन दोनों को पता लग जाता है, माँ बेटियों को, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, उनको सब पता होता है तुम्हारा। लेकिन जो मैंने पानी तुम्हें पिलाया है, तुम्हारे बाप ने, मैंने दम करके दिया, उसकी वजह से वो नहीं जान सकी वो कहाँ है। मैंने उनकी तवज्जो हटाई थी। लेकिन तुम जैसे ही इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हो, वो इस मस्जिद के बाहर मौजूद होंगी। खुदा का कलाम सबसे बड़ा है, घबराओ मत, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं जान चुका हूं तुम्हारी सारी कहानी और मैं अपनी पढ़ाई से भी मुकम्मल कर चुका हूं। तुमसे जो भी गुनाह हुआ है वो तुमने नहीं किया, उस बदबख्त चुड़ैल ने तुम्हारे साथ गुनाह कबीरा किया है। तुम तो हमेशा तिलावत करके पढ़ने वाले थे, तुम तो हमेशा तिलावत करके सोते थे। घबराओ मत बेटा, बस एक काम करो, इसी मस्जिद में रहो। जितने दिन तक मैं ना कहूं तुम मस्जिद से बाहर कदम नहीं रखोगे। अल्लाह खैर करेगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनके वालिद साहब की तरफ मुतवज्जो हुए, आप भी यहीं रहेंगे।
पीछे आपके घर वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे पहले जो बंदोबस्त करा दिया था वो आप पानी अपनी बीवी को समझा के दे आए हैं? वो बोले जी मैंने पानी बीवी को समझा दिया था और बता भी दिया था कि कैसे घर वालों को पिलाना है और रोज़ कैसे घर के कोनों में छिड़कना है। वो मैं सारा उसी तरीके समझा आया हूँ जिस तरह आपने कहा बस अब आप बाप बेटा यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद अब अपने घर जा सकते हैं। 5 वक्त की दोनों बाप बेटा उस मस्जिद में नमाज पढ़ते, पीर साहब उसको पानी दम करके देते, उनके साथ वक्त गुजारते और उसको कहते बेटा यहाँ बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करो। अजीज़ वहाँ बैठ के फिर से कुरान मजीद की तिलावत शुरू तो हो गया, लेकिन कुछ पढ़ता था थक सा जाता था, उसकी हड्डियों का ढांचा हो गया था, वो बहुत कमज़ोर सा हो गया था। लेकिन हाफिज साहब ने, जो मौलवी साहब थे, खाने पीने का काफ़ी उसके लिए बंदोबस्त किया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की, कहा कुरान जितना ज़्यादा हो सकता है इसको पढ़ो। वो उसको पढ़ता रहा। तकरीबन 15 दिन तक वो मुसलसल उनकी ज़ेरे निगरानी रहा। और जब 15 दिन हो गए तो बिल्कुल हशाश बशाश हो गया, पहले की तरह उस तरह अड़ियल, वो एक नौजवान खूबसूरत चेहरे की लाली वापस आ गई। मतलब काफ़ी बेहतर हो गया, मतलब सेहतमंद तो नहीं हो सकता था लेकिन काफ़ी बेहतर हो गया, एक्टिव हो गया। तो उसको पीर साहब ने सामने बिठाया और बोले बेटा मैं मुसलसल तुम पे दम कर रहा था और ये एक दिन के में नहीं होना था। वो बहुत दोनों माँ बेटियां ताकतवर थीं और वो दोनों नापाक थीं। तुम्हें पढ़ने से इसलिए मना करती थी कि तुम्हें इस मज़हब से हटाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उन्हीं का मज़हब तुम अपना लो और उसके बाद वो तुम्हें यहाँ से ले जाती। लेकिन इन 15 दिनों में जो कुछ हुआ है वो ज़रूरी नहीं मैं तुम्हें बताऊं क्योंकि उससे तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन यूं समझो इन 15 दिनों में उनका और मेरा मुसलसल आमना सामना हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो, तुम तो इस मस्जिद में रहे हो, मैं अपने घर जाता रहा हूं। मेरे रास्ते में वो कितनी दफ़ा आई हैं, क्या कुछ हुआ है, वो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम बहुत परेशान हो जाओगे। बस इतना कहता हूं, एक उनका और मेरा एक लड़ाई का सा रहा है, लेकिन खुदा के कलाम के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। रोज़ वो मेरे रास्ते में आती थी, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि वो मेरे रास्ते में भी आना छोड़ दिया उन्होंने। वो मेरी ताकत का अंदाज़ा लगा चुकी थी। बस यूं समझो कि मैंने अब मुस्तकिल तुम्हारी जान छुड़ा दी है। जाओ आज अल्लाह का नाम लेके इसी शहर की गलियों में घूम के वापस आओ। और हाँ, घबराना मत, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, कोई तुम्हारे गले में तावीज़ नहीं है। बस विर्द करते हुए जाना, यहीं से ही विर्द करो। मैं और तुम्हारे वाले साहब यहीं पे बैठे हैं, यहीं से ही विर्द शुरू करो और विर्द करते करते अपना बाहर जाओ, घूमो फिरो, जब तक दिल करे फिर वापस यहीं आ जाना। जाओ मेरा बेटा। वो उठा, विर्द करते हुए बाहर चला गया। उसके वालिद परेशान हो के, बेटे कुछ होगा तो नहीं? वो बोले अब परेशान मत हुई है, अब वो खुदा की पनाह में आ गया है। शाम हो गई, वो लौटा नहीं था। वालिद साहब परेशान हुए। मौलवी साहब के चेहरे पे बिल्कुल इत्मीनान था कि अंधेरा फैल गया, अभी तक बेटा नहीं लेटा। तो बोले आता ही है, अभी आता ही होगा। और वाकई थोड़ी देर तक वो दाखिल हुआ। उसके चेहरे पे खुशी थी और उसने आते ही कहा कि मैं बड़े दिनों के बाद अपनी मर्जी से गया हूँ, इधर उधर घूमा फिरा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं फिरता रहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा। मौलवी साहब उसके वालिद से मुखातिब हुए। आपके बेटे को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत दी, इंतहाई खूबसूरत जिस्म दिया, लेकिन जब वो उस दरख्त के नीचे बैठ गया तो इसको जानता नहीं था कि उस दरख्त के ऊपर उन चुड़ैलों का बसेरा है। वो माँ बेटियाँ हैं, वो दोनों इंतहाई भयानक हैं। अगर आप उनको असली चेहरे में देख लो, असली शक्ल में देख लो, तो आपका दिल फट जाए, बेहोश हो जाओ खौफ से। ये खुद बेहोश है उनको देख के। वो इतनी बदसूरत है, इसके सामने एक हसीनो जमील लड़की बन के आई है, उसने रूप धारा है। परी नाम की वो एक डाइन है, चुड़ैल है, लेकिन बहुत भयानक चुड़ैल है। लेकिन वो चुड़ैल एक रूप धार के इसके सामने आती रही है, लेकिन अब वो इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जब भी शहर आना हो इसको कहिएगा मस्जिद ज़रूर चक्कर लगाया करें। उन्होंने मौलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वालिद साहब फिर भी पढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन उनके बेटे के चेहरे के ऊपर बिल्कुल इत्मीनान था, वो बिल्कुल रिलैक्स था। जब वो घर पहुंचे
एक खौफजदा तो थे कि घर की क्या सूरत हाल है, लेकिन घर में भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो बीवी को समझा के गए थे कि इस तरह पढ़ना है, इस तरह पानी का छिड़काव करना है, इस तरह पानी पीना है। सब उस तरह पढ़ते रहे थे, पानी का छिड़काव करते रहे थे, पानी को पीते भी रहे थे। वहाँ पे भी कुछ भी नहीं महसूस हुआ था। और यूं जब रात को अजीज़ अपने बिस्तर पर लेटने लगा तो बाप उसके पास खड़ा था और उससे बोला, बेटा अब परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा जैसे पहले पढ़ के सोते थे, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, अभी भी वैसे ही पढ़ के सोना। उसने बोला, जी अब्बा आप बेफिक्र रहिए। और सोने से पहले उसने पढ़ा और उसके बाद गहरी नींद सो गया। जब सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। अजीज़ की ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। वो भयानक चुड़ैल उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी, लेकिन उसको वो सब वाक़यात याद थे। तब उसने जब अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया, जो उससे खौफजदा हो गए थे, जो उससे डरते थे, उसके करीब नहीं आते थे, तब उसने सबको बताना शुरू किया कि जब तुम लोग देखते थे कि मैं अकेला बैठा बातें कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं होता था। मेरे साथ इस तरह वो बैठी होती थी, इस तरह खिला रही होती थी, इस तरह बात कर रही होती थी, मैं टोटल उसके कब्जे में था। फिर दोस्त मज़े से लेके उससे सुनते बातें उसकी, तो उसको बताता कि कहाँ वो मेरे साथ बैठती थी, कहाँ वो मुझे लेके जाती थी। बाग के उस हिस्से में मैं उसके साथ फिरता था, कभी मैं उसके साथ जाता था और लोग पूछते कि वहाँ पे हमने तुम्हें वहाँ पे बैठे हुए देखा था और तुम इस तरह करते थे, वो क्या था? तो उसने बताया वो इस तरह था, वो इस तरह था। यहाँ तक कि उसने दोस्तों को भी बैठ के उनकी फरमाइश पे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, उसने सारी कहानी दोस्तों को भी बता दी थी कि मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन उन मौलवी साहब के कहने के मुताबिक जल्दी से ही उसकी शादी कर दी गई और उसके बाद वो एक इंतहाई खूबसूरत अच्छी ज़िंदगी उसने गुजारी। लेकिन पूरे गांव को ये वाली कहानी पता लग चुकी थी। आज भी उस गांव के अंदर जब लोग इस कहानी को याद करते हैं तो उसकी बूढ़ी खौफनाक माँ जो असल में डायन थी और वो परी जो वो खुद भी डायन थी, ना सिर्फ उनसे डर जाते हैं बल्कि उस गांव के इर्द गिर्द जितने भी पीपल के दरख्त हैं, शाम के टाइम उन दरख्तों के करीब जाने से भी डरते हैं कि कहीं वो माँ बेटी दोनों डायन किसी और को नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन मौलवी साहब ने यह बता दिया था कि मैंने उनको इस गांव से इतना दूर पहुंचा दिया है कि वो चाहे भी सही तो दोबारा इस गांव में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी गांव के लोग पीपल के दरख्त के नीचे जाने से डरते रहे।